परिभाषाओं की श्रृंखला लेकर के आए हैं और 2 पाठों के महत्वपूर्ण परिभाषाएँ मैं चैनल पर डाल चुका हूँ और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 धातु और अधातु में कुल मिलाकर के 10 अति महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, उनको लेकर के आए। क्योंकि बेटा राजस्थान बोर्ड में 1-2 परिभाषाएँ हर पार्ट में से ज़रूर आती हैं और इस बार का जो ब्लूप्रिंट है उसमें बेटा छोटे-छोटे प्रश्नों को मिला कर के एक बड़ा प्रश्न बनाया जाएगा। तो कम समय के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्राप्त हो, इसलिए मैं एक नए प्रयास के साथ आज पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपन। जो सबसे पहली जो परिभाषा है काफ़ी मोस्ट भी है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, राइट? काफ़ी बार आई भी है, इस बार आने के चांसेस हैं। तो देखो बेटा, थर्मिट अभिक्रिया आ आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहा, आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 ये इसका अनुच्छेद होता है कि एल्युमिनियम यानी Al के साथ होने वाली अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसके अंदर 2 अभिकारक होंगे, एक तो होगा बेटा आयरन ऑक्साइड और एक होगा आपका एल्युमिनियम। तो आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ होने वाली अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? ये जो अभिक्रिया है ये बेटा ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें से ऊष्मा का बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होता है। इसी के साथ-साथ ये बेटा विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक तत्व का विस्थापन होता है। ये इसकी रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 2Al। तो Al बेटा आपका O से जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा Al2O3, क्योंकि O के होते हैं 2 और इसके होते हैं 3, तो इनकी संयुक्ता आपस में चेंज हो जाती है और यहाँ पर 2Fe बच गया, यानी कि ये बच गया आपका विस्थापन हो गया किसका बेटा, Fe का। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी भी है। क्लियर हो चुका। नेक्स्ट है आपका अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम काफ़ी मोस्ट है, मिश्र धातु है। तो ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद यानी कि द्रव हो, उसे अमलगम कहते हैं। यानी मिश्र धातु में 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलने से बनती है, लेकिन जो अमलगम है उसमें एक धातु बेटा क्या होती है बेटा, द्रव होती है यानी पारद होती है। तो इस प्रकार से जो मिश्र धातु बनती है उसको अमलगम कहते हैं। क्लियर हो चुका। अब आते हैं थर्ड, भी काफ़ी सारी मोस्ट है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, अब उभयधर्मी का देखो बेटा काफ़ी बार प्रश्न आया भी है। वे धातु ऑक्साइड, धातु और ऑक्साइड यानी कि धातु होगी उसके पीछे ओ लगा होगा। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से, अम्ल से भी और क्षारक से, दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेटा, एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एक कॉपर ऑक्साइड। यानी कि ये दोनों बेटा अम्ल से भी क्रिया करेंगे तब भी लवण जल बनाएंगे, क्षारक से क्रिया करेंगे तब भी बेटा लवण जल बनाएंगे। तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो चुका, नो टेंशन। अब आते हैं बेटा एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है, चलो एनोडीकरण पर बात करते हैं। यानी एल्युमिनियम धातु पर ऑक्सीजन की मोटी परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, जो विधि है, वो एनोडीकरण कहलाती है। वो एनोडीकरण कहलाती है। अब एनोडीकरण का लाभ क्या है, एनोडीकरण करने से जो धातु है, जो एल्युमिनियम धातु है, वो संक्षारित नहीं होती है, अर्थात उसमें जंग नहीं लगती है। तो ये एनोडीकरण की थी परिभाषा। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक यानी कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। समझ में आ गई। यानी कि इसमें एक धातु होगा, दूसरा अधातु होगा। तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन अधातु को देगा, तो इसके द्वारा जो यौगिक बनेंगे उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब जैसे कौन कौन से हैं, जैसे आपका NaCl यानी कि नमक, ये आयनिक यौगिक है। लिथियम ऑक्साइड, ये आयनिक यौगिक है। ये समझ आ रही है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये आयनिक यौगिक है। ठीक है, शायद कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, आप तो ये 2 लिख लो, इसको छोड़ दो। एक तो NaCl और एक लिथियम ऑक्साइड। MgO, ये भी है बेटा। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। चलिए
खनिज किसे कहते हैं? खनिज, है ना? और इसमें एक और लिख लो आप, MgCl2, MgCl2 ले लो, और ये आपका NaCl, LiO लिथियम ऑक्साइड, और आपका MgO। ठीक है, चलो आओ बेटा नेक्स्ट। खनिज पृथ्वी की भूपटी यानी कि नीचे, मतलब गहराई में, पृथ्वी की भूपटी यानी कि नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में, यानी जमीन को खोद करके जो भी हमें तत्व मिलता है या जो भी मिलता है यौगिक, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं, वो बेटा खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला भी है, ठीक है बेटा, और इसी प्रकार से हमें बहुत सारे जो धातुएं हैं वो मिलती हैं, उन्हें बेटा खनिज कहते हैं। चलिए बेटा, अब आता है अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क देखो, कुछ विशेष स्थानों पर, पर्टिकुलर हर जगह नहीं, कोई विशेष स्थानों पर, विशेष स्थानों पर खनिज में से, यानी कि ये जो मिल रहा है अपने को भूगर्भ से, तो कुछ विशेष स्थानों पर खनिज में से धातु को कम कीमत पर बाहर निकालना, वो अयस्क कहलाता है। यानी कि हमें जो भी चीज़ मिलेगी उसमें अशुद्धियाँ होंगी, उन अशुद्धियों को हम कम कीमत पे, कम पैसा खर्च करके और उनको अलग कर दें, और उससे हमें जो धातु मिलेगी वो बेटा अयस्क कहलाता है। तो उन्हें बोलते हैं अयस्क। जैसे अयस्क बहुत सारे हैं, सल्फाइड अयस्क है, एक कार्बोनेट अयस्क है, 2 अयस्क हैं अपनी पृथ्वी के, बहुत सारे हैं। वैसे तो तांबे का अलग होता है, लोहे का अलग होता है, तो पर्टिकुलर मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, एक सल्फाइड अयस्क, एक कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि और कौन सी मोस्ट जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, वो देखते हैं बेटा। चलिए सर, नेक्स्ट जो है वो सुनो, मिश्र धातु किसे कहते हैं? अगली ये है मिश्र धातु। दो समांगी, समांगी कहते हैं जिनकी अवस्थाएं एक हो। दो समांगी धातुओं से बनी धातु, यानी कि 2 धातुएं हैं वो एक ही अवस्था में, और उनको मिलाए जो धातु बनेगी वो कहलाती है मिश्र धातु। अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल से, पीतल, पीतल बेटा एक मिश्र धातु है। इसके बाद दूसरी है कांसा, कांसा भी एक मिश्र धातु है। इसी प्रकार से थर्ड है शोल्डर, ये बेटा मिश्र धातु है। तो ये इतनी सारी मिश्र धातुएं हैं जो कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से बनती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, यस्दा लेपन, यानी कि लोहे एवं इस्पात के ऊपर जंग से बचाने के लिए, यानी कि जंग नहीं लगे, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए जस्ते की, यानी जिंक की परत जो अपन उस पर चढ़ाते हैं, तो ये प्रक्रिया यस्दा लेपन कहलाती है। यानी कि लोहे और इस्पात पर हम किस चढ़ाएं? जस्ते को, तो जो प्रक्रिया है उसको अपन यस्दा लेपन कहते हैं। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट है आपका भर्जन और निस्तापन। भर्जन निस्तापन, भर्जन काफ़ी मोस्ट है, यानी कि भर्जन की जो क्रिया है वो सल्फाइड अयस्क के लिए होती है, और जो निस्तापन अभिक्रिया है वो कार्बोनेट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो पहले अपन बात करें भर्जन की। सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में, वायु ज़्यादा चाहिए, अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना, वो आपका भर्जन कहलाता है। यानी कि भर्जन की अंदर विशेषता है कि वायु ज़्यादा होगी और अधिक गर्म करना पड़ेगा। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को कम वायु की उपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर वायु नहीं होगी, यहाँ वायु बहुत कम होगी, किसके अंदर? निस्तापन में, लेकिन गर्म करेंगे, तो ये अभिक्रिया कहलाती है निस्तापन, ये कहलाती है भर्जन। इसमें वायु ज़्यादा चाहिए, इसमें वायु कम चाहिए। तो ये आज की 10 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो मैं आपको दिया हूँ। धन्यवाद।